कुछ समय पहले जब शिखर धवन ने अपने बेटे को 1 साल तक न देखने की बात सोशल मीडिया पे लिखी, तब अक्षय कुमार उनके सपोर्ट में आए और हौसला रख शिखर। अक्षय कुमार का ये इमोशनल जेस्चर पूरी मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली के 45 साल के शिव कुमार फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कैंसर पेशेंट हैं और उन्हें पैरालिटिक अटैक भी पड़ा है। उनके पास कोई नौकरी नहीं, जीरो सोर्स ऑफ इनकम है। डिवोर्स के बाद शिव कुमार को क्राउड फंडिंग करके अपनी वाइफ को एलिमनी देनी पड़ रही है। कोलकाता में एक महिला 3 अलग अलग आदमियों से शादी करती है और उसके बाद तीनों पे फेक केस लगा के उनसे मोटा पैसा एक्सटॉर्शन के रूप में लेती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में आज टोटल केसेस में से 74% फेक हैं। अनजेंडर की एक रिपोर्ट शॉकिंग फैक्ट सामने लाती है। वर्क प्लेसेस पे 51% मेन सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 50% मेन साइबर स्टॉकिंग फेस कर रहे हैं। हमारे लीगल सिस्टम में 11 ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं जिनका धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और ना सिर्फ इन लॉज के मिसयूज से आदमियों का करियर बर्बाद होता है, बल्कि जिन लेडीज जिनके साथ जेन्युइनली कोई क्राइम होता है उनके ऊपर भी समाज आज संदेह की नजर से देखता है। तो आखिर ये लॉज किन किन सब्जेक्ट से डील करते हैं और आखिर इन लॉज में ऐसा है क्या जो अचानक इनके मिसयूज से मेन पे फेक केसेस लगने लगे, और ये लॉज किस तरीके से ना सिर्फ मेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी हैं बल्कि ये उन सभी विमेन के भी अगेंस्ट जाते हैं जो कि जेन्युइनली चाहती हैं कि सोसाइटी में एक रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करे। आईपीसी का सेक्शन 497 एडल्ट्री से डील करता है, यानी अवैध संबंध। इस लॉ के अनुसार अगर एक आदमी अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है। अब प्रॉब्लम इस जगह नहीं है, प्रॉब्लम है कि इसी लॉ में आगे ये लिखा हुआ है अगर एडल्ट्री में एक विमेन भी संलिप्त पाई जाती है तो उसे केस प्रूफ होने के बावजूद भी कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार 55% इंडियंस ने शादी के बाहर भी सेक्स किया है और इसमें से 56% विमेन है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को लॉ विच इज बाइस्ड अगेंस्ट मेन कहा। 2017 के एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसके तहत एडल्ट्री कोई पनिशमेबल क्राइम नहीं बचा। लेकिन एडल्ट्री अभी भी एक बेसिस ऑफ क्रुएलिटी है जिसके ग्राउंड्स पे डिवोर्स लिया जा सकता है और ऐसे केसेस में हस्बैंड को अपनी वाइफ को एलिमनी भी नहीं देनी पड़ेगी। ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली रियलिटी में एडल्ट्री प्रूफ करना बहुत कठिन होता है। आप कैसे ये प्रूफ करोगे कि आपकी बीवी किसी दूसरे के साथ सो रही है? क्योंकि कहीं कैजुअली बात करते हुए अगर आप फोटो भी क्लिक कर लेते हो, या मोटरसाइकिल में साथ में बैठे हुए हैं, मॉल में कहीं घूम रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के साथ में डिनर कर रहे हैं, ये सब चीजें एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती हैं। तो ऑन पेपर जो चीज बहुत आसान दिखती है, कोर्ट रूम के अंदर प्रूफ करने में अच्छे अच्छे वकीलों की ऐसी तैसी हो जाती है। अब आपने बाला मूवी देखी होगी जहां पे यामी गौतम का कैरेक्टर अपने हस्बैंड से डिवोर्स इसलिए लेता है क्योंकि शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका आदमी टकला है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन 2020 में एक्चुअली में ऐसी एक घटना घटती है जहां गाजियाबाद का एक कपल होता है और उसमें वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड गंजा है और सिर्फ इस वजह से 2021 में इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। एक फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक पुरुष नेचुरल रीजंस की वजह से गंजा हो रहा है या मोटा हो गया है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या सिर्फ ये एक ग्राउंड सफिशिएंट होना चाहिए डिवोर्स देने के लिए? 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी जो विमेन को उनके वर्क प्लेस में हरासमेंट से बचाने के लिए थी। 2013 में सरकार ने एक ऑफिशियली एक्ट पास करी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एक्ट। अब दुर्भाग्य से इस लॉ में ये मान लिया गया है कि एक औरत ही किसी वर्क प्लेस पे विक्टिम हो सकती है सेक्सुअल हरासमेंट की। अब आपने एक मूवी देखी होगी 2004 में आई थी अक्षय कुमार की, ऐतराज। उसमें एक फीमेल बॉस किस तरीके से अपने मेल एम्प्लॉय पे डोमिनेट करती है और उसको किस तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है। तो ये मान लिया जाता है कि एक विमेन बॉस कभी भी अपने मेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए सक्षम है ही नहीं। तो यानी सिर्फ मेल एग्रेसर्स हैं, जबकि जो विमेन है वो हमेशा विक्टिम है। सोचिए जिस व्यक्ति ने इस कानून को लिखा है वो खुद कितना पेट्रियार्कल माइंडसेट में लिप्त इंसान था, क्योंकि उसकी नजर में सिर्फ आदमी ही एग्रेसर है, औरतें नहीं। और अगर एक फीमेल बॉस लेस्बियन है या बाइसेक्सुअल है तब क्या? अगर वो एक फीमेल दूसरे फीमेल को एक्सप्लॉइट करती है, उस केस में भी ये कानून शांत है। तो सोसाइटी की चेंजिंग डायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लॉ किसी मेडिवल टाइम्स में किसी मेडिवल सोच के व्यक्ति ने लिखा है। 2013 में वायाकॉम ने एक सर्वे किया था जिसके हिसाब से 43% मेल एम्प्लॉइज जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं कभी ना कभी हरासमेंट के विक्टिम रहे हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स के एक सेपरेट सर्वे में यह भी पाया गया कि 51% मेन जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी
हरासमेंट के विक्टिम रहे हैं। अब मान लीजिए कोई मेल बॉस गे है और वो किसी दूसरे मेल एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत करता है, अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, तो बेचारा जो मेल विक्टिम है उसके पास तो कोई लीगल रेमेडी नहीं बची, क्योंकि जिस आदमी ने इस कानून को लिखा था उसके हिसाब से सिर्फ मेल एग्रेसर हो सकता है और एक फीमेल विक्टिम हो सकती है। अगला लॉ है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस लॉ के तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर शादी करता है तो उसे जिंदगी भर अपनी वाइफ को मेंटेन करना होगा, यानी कि उसके खर्चे उठाने होंगे। दुर्भाग्य से इस कानून में ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट जस्टिफाइबल होगा मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिल्ली के शिव कुमार के बारे में बताया, जिसे 5 लाख रुपए क्राउड फंडिंग के थ्रू इकट्ठा करना पड़ा और एलिमनी के रूप में अपनी वाइफ को देना पड़ा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तो सारी हदें पार कर दी और एक जजमेंट में इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स लिखे जहां पे उनका कहना है दैट अ हस्बैंड में बेग, बोरो और स्टील टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ये सेक्शन इतना ड्रैकोनियन है कि हस्बैंड वाइफ भले ही अलग अलग हो जाएं, लेकिन तब भी जो आदमी है उसको सारा मेंटेनेंस अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का देना पड़ेगा और वो भी उम्र भर देना होगा। इंटरेस्टिंगली ये कानून दूसरे रिलीजन में नहीं लागू होता है। तो यानी अगर एक मुस्लिम औरत है तो वो सड़क पे जाके भीख मांगे, या क्रिश्चियन महिला है, सिख है, बुद्ध, पारसी, जैन, उसके केस में सारे कानून शांत हैं। लेकिन एक हिंदू महिला को पूरे अधिकार दिए हुए हैं और एक हिंदू आदमी को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। अब आता है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। देश का सबसे ज्यादा मिसयूज्ड लॉ है। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो इस लॉ को लीगल टेरर तक कहा था। अब इस लॉ में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि एक आदमी ही क्रुएलिटी कर सकता है अपनी औरत पे, और एक औरत वो क्रुएलिटी करने में सक्षम नहीं है अपने आदमी पे। और अगर हस्बैंड क्रुएलिटी कर रहा है तो हस्बैंड ही नहीं बल्कि उसके सारे रिलेटिव्स, पूरा फैमिली, खानदान लपेटा जा सकता है इस कानून के तहत। जबकि इसका उल्टा अगर हो रहा होगा, यानी एक औरत आदमी पे कोई अत्याचार कर रही होगी, तो उस केस में ये कानून एकदम शांत है। ये लॉ इतना ड्रैकोनियन है कि ये 3 साल की सजा देता है, और अगर हस्बैंड के माँ बाप हो सकता है 80-85 साल के सीनियर सिटीजन भी हो, तो भी ये उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं करता है और पूरी फैमिली को 3 साल तक की जेल हो सकती है, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रस्ट्रेट होके ओपनली जजमेंट में ये चीज ऑन रिकॉर्ड कही कि सेक्शन 498 इज बीइंग यूज्ड टू सेटल पर्सनल स्पोर्ट्स। अब प्रॉब्लम है कि क्रुएलिटी होती क्या है। क्रुएलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल, फाइनेंशियल, इन सब चीजों पे ये लॉ एकदम शांत है। और जो डेफिनेशन क्रुएलिटी की लॉ में दी हुई है, एनी विलफुल conduct which is likely to drive women to suicide or grave injury or danger to life, limb or health। अब ये जो likely वर्ड है, ये क्रुएलिटी के लिए कोई बहुत क्लियर सर्कमस्टेंसेस नहीं डिफाइन करता है, और एक डेंजर टू लाइफ भी बड़ा वेग सा टर्म है। अब मियाँ बीवी का कोई छोटा मोटा झगड़ा भी एक्चुअली डेंजर टू लाइफ माना जा सकता है। अब हार्म टू हेल्थ में फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। कोई छोटा मोटा झगड़ा भी किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये चीजें कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा। तो ऐसे में बहुत लाइकली होता है कि पुलिस चुपचाप चार्जशीट लगा देती है कि कौन बवाल में पड़े, जाओ अपना कोर्ट में लड़ो झगड़ो और समझो, क्योंकि पुलिस नौकरी करती है, कोर्ट्स न्याय देते हैं। और कोर्ट्स में एक केस लड़ने का मतलब है जिंदगी के 15-20 साल खपा देना। तो वो 15-20 साल लड़ने के बाद अगर कोई आदमी क्लीन एक्विटल पा भी जाता है तो पूरी सोसाइटी के सामने तो फिर भी एक स्टिग्मा बना ही रहता है। और प्लस इतने साल जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बीत गए, उसका क्या, वो वक्त कैसे वापस आएगा। इसी लॉ में क्रुएल्टी डिफाइन करते वक्त दूसरे सबसेक्शन में कोर्सिंग विमेन फॉर अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी जैसा डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन अब कोर्स करने का मतलब होता है फोर्स का यूज करना। तो वो तो शब्दों से भी की जा सकती है, कि वो हाथापाई से की जा सकती है, कि डरा धमका के की जा सकती है। एक्चुअली इतना ओपन एंडेड है क्योंकि इसका डेफिनेशन खुद जुडिशरी में भी बेंच टू बेंच डिपेंड करता है। 2015 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने एक शॉकिंग फैक्ट पार्लियामेंट में बताया। 2011 से 2013 के बीच में 31,292 केसेस इस सेक्शन के तहत लॉन्च किए गए, गलत पाए गए, झूठे पाए गए। इसके बाद सेक्शन 5 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 इकोनॉमिक अब्यूज की बात करता है। इस लॉ के तहत अगर एक हस्बैंड और वाइफ जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हस्बैंड का मन है कि प्रॉपर्टी को रखा जाए, वाइफ का मन है कि प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, इस डिसएग्रीमेंट के बीच में ये क्लॉज आ जाएगा। यानी कि अगर हस्बैंड उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा है तो वो एक प्रकार से अपनी वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, क्योंकि वो उसे डिवॉइड कर रहा है ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसी लॉ के
सेक्शन 12 के तहत तुरंत इंटरिम मेंटेनेंस बांध दी जाती है आदमी के ऊपर। अब औरत चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड को किसी भी सूरत में देना ही है। तो एक तरफ वो अपने लीगल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ मेंटेनेंस दे के अपनी स्ट्रेंज्ड बीवी, जिससे अब वो अलग हो चुका है, उसके भी लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा दे रहा है। इनफैक्ट उसके हर एक खर्चे का मेंटेनेंस दे रहा है। अब ये तो एक गजब की गेट क्विक रिच स्कीम हो गई, जहां पे शादी चाहे एक दिन की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, अगर आपकी एक बार शादी हो गई तो आप तुरंत मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड हो गए। और अलग अलग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं। हर एक सेक्शन का अलग अलग मेंटेनेंस आदमी के सर पे बांधा जा सकता है। और कोर्ट्स ने तो ऑलरेडी कही रखा है, मैन में हैव टू बेग, बोरो और स्टील। हर एक मेंटेनेंस की अमाउंट को पूरा करने के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, वो मेंटेनेंस आपको देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आप जेल जाइए। अब लॉज में जो लूप होल्स है उसके बारे में तो आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन इंडियन जुडिशरी में जो लूप होल्स है, जिसकी वजह से इतना करप्शन रैम्पेंट रूप से पूरी जुडिशरी में फैला हुआ है, इस फ्रॉड को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।